अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से हैं मेरे चैनल पर और देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और ये कि चैनल को पहुंचा दिया है 500,000 पे। जी हाँ, 5 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और उसमें जाहिर है कि आप सभी लोगों की कंट्रीब्यूशन है। आप सभी लोगों की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा ख्याल है वो भी कुछ अरसे के बाद जब उनका मूड करेगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम आते हैं जी न्यूज की तरफ। और सबसे पहले हम ये बता दें कि जी जैसे कि आप जानते ही हैं कि जी भारत की क्रिकेट टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने के लिए तो तैयार है, लेकिन भेजने वाले तैयार नहीं है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि भारत की तरफ से उनका मीडिया भी बार बार बता रहा है कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी, क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है उस नेक्स्ट ईयर में, उसमें भारत की टीम जो है वो शिरकत नहीं करेगी। अब ये बात तो हो गई। उसके बाद जी कल मैं देख रही थी कि हमारे टीवी चैनल पे कहा यह जा रहा था कि जी भारत ने पाकिस्तान की खुशियों में भंग डाल दी। अच्छा, भंग डाल दी जब भी मैं कहूँ, या हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इतने इस वक्त जब सबसे ज्यादा कंट्री में उनकी जरूरत है तो वो अचानक से निकल के और यूरोप में क्यों घूम रहे हैं? जैसे मैंने आपको दिखाया ही था कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, नवाज शरीफ साहब, मुझे लगता है ये सब भंग का जो है वो असर है और तभी ये लोग जो है निकल के और बाहर कहीं चले गए। और दूसरे जो बहकी बहकी बातें करते हैं ना, मेरा ख्याल है वो भी इसी वजह से कि भारत ने पाकिस्तान की खुशियों में भंग डाल दी, यानी कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। ओ सॉरी, मुझे बच्चन साहब का गाना याद आ गया। लेकिन बात सारी है कि जी हुआ ये कि अभी तक हमारे यहाँ यही कहा जा रहा है कि जी भारत नहीं आएगा ना तो आइंदा हम भी नहीं जाएंगे। वैसे ये हम भी नहीं जाएंगे वाला डायलॉग मैंने पहले भी कहीं सुना था और उसके बाद हम चले भी गए थे। ना सिर्फ चले गए थे बल्कि एक साहब तो कल ये भी कह रहे थे कि जी हम चले तो गए थे लेकिन भारत ने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। मुझे लगता है कि यकीनन उन साहब को जो है ना वो भारत ने पूछ लिया होगा कि जी और बताओ और कौन सी कंट्री रहेगी जहां से तुम पैसा मांगने जा रहे हो, या इस किस्म की कोई बात कर दी होगी। लेकिन खैर, हमने तो यही देखा था कि हार फूल पहनाए जा रहे थे, लेकिन अब न जाने वो सब लोग नाराज हैं। जाहिर है भारत को आना चाहिए, लेकिन भारत जो है जी जरा जरा सी बातों पे आपको पता है ना पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं भारत के लोग। यानी कि जरा सा एक बम फूट गया हमारे यहाँ, ठीक है, रूटीन का काम है, वीकली आप चेक कर लीजिए। कभी वहां पर क्या नाम है कि बलूचिस्तान में कभी ब्लास्ट हो रहा होता है तो कभी टीटीपी वाले वहां पे हमारी पिटाई लगा रहे हैं केपीके में, लेकिन हमने तो माइंड नहीं किया। लेकिन हमें आप एक सिंगल बंदा बता दीजिए जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेलने के लिए आया हो और उसको कोई नुकसान हुआ हो। ये जो वैसे काम वाम के सिलसिले में आ जाते हैं ना, जैसे आपने देखा था कि वो श्रीलंकन सिटीजन आया था तो उसने जो है हमारे के लोगों ने जो है वो कुछ खास नहीं उसे जला वला दिया था, लेकिन वो तो हमारे रूटीन का काम है। हम अपनों को जला देते हैं तो हम गैरों को क्यों छोड़ेंगे? तो ये तो हमारे यहाँ खैर चलता ही रहता है। लेकिन खैर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी टीम भेज देनी चाहिए थी। लेकिन न जाने क्या प्रॉब्लम है कि उनको एक वो हमारे अनमोल रतन जो है उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप कहते हैं जी हाफिज सईद हमें दे दो। अब ये बताइए, ये देखें हाफिज सईद, ये किसी तरफ से किसी साइड से आपको काम का लग रहा है? आपको लग रहा है ये आपका कोई काम करेगा? मतलब ये तो इतना निकम्मा निखट्टू है कि मुझे लगता है इसकी पार्टी ने भी इसको साइड पे कर दिया है। इसको बस हमने एक हाउस अरेस्ट के नाम पे रखा हुआ है, बाहर जो है बहुत सारे गार्ड्स लगा दिए और हम इसे कहते हैं हाफिज सईद साहब बोला करो जी, ठीक है, साहब के बगैर नहीं बोलता। तो जी हम इस तरह के लोगों के आगे साहब लगाते हैं, हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, सैयद सलाउद्दीन साहब और इसी तरीके से दाऊद इब्राहिम साहब, ठीक है ना। अगर साहब लग जाए किसी के साथ तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जाहिर है कि जब हमने इन सब लोगों को पाला, हमने इनको बनाया और फिर हमने कहा कि जी चलो हम इन्हें इस्तेमाल भी करेंगे, कभी अफगानिस्तान को डराने के लिए तो कभी भारत को डराने के लिए। लेकिन अब हुआ ये कि ये सब मिलकर हमें डरा रहे हैं और यहाँ पर जो एक तमाशा सा लगा हुआ ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम चाइना की बात करें तो जी चाइना वाले भी जो है ना, यानी उन्होंने भी हद ही की हुई है आकर। ठीक है जी, यहाँ पर आ गए, आपने कुछ पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, हमने उनको किसी तरीके से टोपी ड्रामा करके पैसा भी लगवा लिया। लेकिन अब वो जी ये कहते हैं कि जी उनके वर्कर्स आएंगे और उसके बाद ये मॉर्गेज कर दो, वो मॉर्गेज कर दो। सारी दुनिया हमें बातें सुना रही थी, खास तौर पे भारत। आपको तो पता है भारत के लोगों को तो बस मौका चाहिए हमें बातें सुनाने का, तो वो फिर शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो चाइना की कॉलोनी बन जाएगा, चाइना जो है ना वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। और यही सुन सुनकर जो है ना ये शी जिनपिंग, इनके जी दिमाग हो गए खराब। इन्होंने सोचा कि वाकई में ऐसा होगा और हम जो है वो अपना सीपीईसी बना लेंगे और उसके बाद हम कर लेंगे उसके पाकिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर कब्जा, लेकिन उन्हें पाकिस्तानियों से वास्ता पड़ा नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद ये हुआ कि जी उनके हम दो चार करके बंदे जो थे ना, हमने उनके फड़काने शुरू कर दिए। और अब थोड़ा आराम है। अब चाइना जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा कि पाकिस्तान पे कब्जा करेगा। हाँ, ये कहता है कि भाई जितना पैसा लगा है उसका काम कर लो तो बेहतर है, लेकिन वो भी हम कब करेंगे? जब हमारा मन करेगा, जब हमारा मूड होगा तब हम काम करेंगे, और तभी वो सीपीसी कंप्लीट होगा। हो सकता है चाबहार पोर्ट उससे बहुत पहले तैयार हो जाए, उस पर काम भी शुरू हो जाए, और हमारा सीपीसी उस वक्त भी ऐसे ही चल रहा हो। वैसे वो कहाँ गए आसिम सलीम बाजवा? पता नहीं वो क्या पैसा वैसा खा के कहाँ भाग गए, कहीं दिखाई नहीं दिए। इमरान खान ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। हाँ, हमने पकड़ लिया, लेकिन हमने पकड़ा किसको? हमने पकड़ा है जी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को, वही पिछवाड़े वाले। ठीक है, पिछवाड़े वाले आपको याद ही होंगे जी। जनरल फैज जो है वो आप जानते ही कि जाहिर है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो गए। हामिद मीर साहब ने गले फाड़ फाड़ के जो बताया था उनके बारे में, तो वो आप सभी लोग जानते हैं। वैसे जनरल फैज से मुझे याद आया कि हमारे एक और जो फौजी हैं उन्होंने भी एक चौकी जो है जी हाँ वो फतह कर ली है और दुश्मनों को भगा दिया है। ऐसा यूं कह रही हूं मैं क्योंकि जी एक और सिविलियन जॉब के ऊपर जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मौजम एजाज साहब जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, और कहा ये गया जी एक बार फिर नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के जो है इनको जी चेयरपर्सन बना दिया गया है। एक तो हमारे फौजी मेहनत बहुत करते हैं भाई, रिटायरमेंट के बाद भी जो है ना वो काम करना चाहते हैं, और इसीलिए सिविलियन इदारों में लग जाते हैं जाकर। और सिविलियंस जो है जी वो तो आपको पता ही है ना सिविलियंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो एजाज सैयद जैसे भी हैं, जो इनको कहीं टकर जाते हैं तो सवाल कर करके इनका हाल खराब कर देते हैं। वैसे मैंने भी यही सोचा कि अब मैं नजर रखूंगी आते जाते, कहीं कोई मुझे भाई लोग दिख गए तो मैंने उनसे सवाल जरूर करने। खैर, तो जी इनको जी एक बार फिर सिविलियन इदारों में ये लग गए हैं, और बड़ी कहने चाहिए ढीठपने से लग गए हैं। इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है कि सिविलियंस की जगह पर ये हैं। अब अपना खुद का काम तो करते नहीं है, ठीक है। आपका जो काम है वो सिक्योरिटी का है, अपना काम होता नहीं है, दूसरों के काम में जाके बैठ जाते हैं। जी अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं घर बैठ के क्या करूं? घर बैठेंगे तो फिर जाहिर है घर के लोग भी कहेंगे कि ये पूरा दिन यहीं बैठे रहते हैं, और काम तो कोई किया नहीं पूरी लाइफ में। जाहिर है ना कोई जंग जीती ना कुछ और हुआ। जाहिर है जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया था 4 जंगें हमने कश्मीर के नाम पर लड़ी, लेकिन हुआ क्या? आज हम ये कह रहे हैं कि जी वो जो हमने किया था ना कारगिल, वो जी वो ब्लंडर था। ठीक है जी, दो लोग हमने रखे हुए हैं जिनके ऊपर हम इल्जाम लगा देते हैं, ठीक भी लगाते हैं, लेकिन ये कि उनमें से एक है जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक। हम कह देते जी पाकिस्तान का जो हाल है वो ज़िया-उल-हक ने कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परवेज मुशर्रफ कि जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक के बाद जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है पाकिस्तान का यह हाल कर दिया जी, कारगिल कर दिया जी, डिक्टेटरशिप आ गई। लेकिन ये जो बाकी में आते रहते हैं, बाकी जो डिक्टेटर्स आए, और डिक्टेटर्स के अलावा जो अभी एक छुपे हुए डिक्टेटर्स जो चल रहे होते हैं पाकिस्तान में, हर वक्त आप देखें कि जब भी कोई फैसला किया जाता है, जब भी कोई काम होता है, तो वो ऐसा ही होता है कि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उस बेचारे का कोई खास रोल नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए रखा गया होता है कि ताकि एक सामने एक ऐसा लगे कि जी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने कभी देखा है कि आपका सोशल मीडिया बैन कर दिया गया हो? डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने देखा है कि वीपीएन बैन करने जा रहे हैं। और अभी तो खैर नई खबर ये भी आई है कि जी फ्यूल जो है ना, फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ाने लगे हैं, और मिनी बजट भी जो है वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हमारे कई दोस्त जो हैं, हमारे कई मीडिया पर्सन और कई हमारे दोस्त जो है ना सोशल मीडिया पे न जाने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का क्यों मजाक बनाई जा रहे हैं। वो बेचारे जो हैं उनको बुला लिया था गलती से जी हाँ, वो जो आपने देखा है कि अरब इस्लामिक समिट जो थी उसके लिए वो सऊदी अरब पहुंचे और वहां उन्होंने शिरकत भी की। अब अगर उनको किसी ने पीछे खड़ा कर दिया है तो इतना उतावला इतना बावला होने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो फोटोज लगा लगा के और पूछ रहे हैं कि जी बताओ बताओ इसमें शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं। मतलब यार ये कोई तरीका है आप लोगों का? मतलब ठीक है आपके प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो इज्जत कीजिए, वरना तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ इन्हें बुलाया ही नहीं जाता। ये बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मैसेजेस भेजते हैं कि G20 में कर लो हमें, और इसी तरह के और कई समिट्स जो होते हैं जिसमें भारत भी शामिल होता है उसके लिए भी ये कहते हैं कि जी हमें भी शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया जाता इनको। और फिर हम कह देते हैं जी ये सब भारत की साजिश है, ये सब राह ने किया है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो हमने अनमोल रतन जो है वो पाकिस्तान में रखे हुए हैं, जिसमें कि वैसे एक तरह से ज़ैद हामिद साहब भी हैं,
उसके बाद जो कि हर वक्त कहते रहते हैं कि जी गज़वा हिंद करनी है, हमने ये करना है, हमने हिंदुओं को मारना है, हमने मुसलमानों की हुकूमत लानी है। ना जाने मुसलमानों की गवर्नमेंट लाकर ये करेंगे क्या। इसलिए कि अभी तक जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर आप देख लीजिए, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर, कुवैत, ओमान, जिसका भी नाम ले लीजिए, वो पढ़ाई लिखाई में तो किसी को आगे नहीं लाए। कभी आपने सुना कि कहीं किसी जो है जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या जो हमें जिन्हें हम मानते हैं कि जी ये तो अमेरिकन कंपनी है, या कहीं की, कभी आपने वहां का देखा है कि सीईओ जो है वो लगा हो कोई अरब लगा हो, या किसी अरब वर्ल्ड से किसी को उन्होंने वहां पे अपॉइंट किया हो? नहीं, वो भारतीयों को कर लेते हैं। भारतीय बहुत सी जगह पे पहुंचे हुए हैं, और अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो और कई दूसरी कंपनीज हैं, वहां के सीईओ जो हैं वो इंडियंस तो लग जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि कोई हबीबी हैया हैया लगा? नहीं। इसलिए कि पढ़ाई लिखाई की उस साइड पर ये लोग जाते ही नहीं है। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है, वो पैसा उनके पास है ऑयल का, वो पैसा उनके पास है टूरिज्म का। अब ऑयल वो कैसे कर लेते हैं, ठीक है, ऑयल उनके पास जो निकल आता है, ये जो अरब कंट्रीज के जो हबीबी हैया हैया वाले जो भाई लोग हैं, सॉरी भाई लोग नहीं, क्या कहना चाहिए इनको, ये जो यानी कि जो गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, इनके पास जो ऑयल निकल आया है हबीबी हैया हैया के पास, वो आप लोग जानते हैं कि वो उन्होंने खुद नहीं ढूंढा। उन्हें तो पता भी नहीं था कि इनकी जमीन के नीचे कहीं ऑयल है, कहीं पेट्रोल है, या कहीं मिनरल्स हैं, या कोई और चीज इनके पास है। ये तो यूरोप से, अमेरिका से और कई दूसरी कंट्रीज से लोग पहुंचे, जो यानी कि वो समझे कि जिन जो कि इस्लामिक कंट्रीज नहीं थी, वहां से लोग पहुंचे और उन्होंने इनको ये सारी चीजें बताई। इनको जो है जो ऑयल भी निकला, वो ऑयल भी बेचने के काबिल, आगे लोगों को देने के काबिल जो बनाया, वो उन्हीं काफिरों ने बनाया। वैसे ये वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि उन लोगों ने बनाया, वरना ये जो बैठे हुए हैं इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बने हुए, इनको तो कुछ नहीं आता। इनका बता दीजिए, ये बाहर से लोगों को बुलाते हैं, अगर आप दुबई चले जाइए या यूएई चले जाइए, तो यूएई जो टूरिज्म के जरिए पैसा कमा रहा है, वो पैसा भी जो है वो इसीलिए कमा पा रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज से, भारत से और अमेरिका से और दूसरी कई कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंचते हैं, और इनको एक एक तरह के, कभी बुर्जुल अरब और कभी बुर्जुल खलीफा और कभी क्या कुछ इनको बना के दे दिया। तो उसके बाद इन्होंने कह दिया कि ठीक है, उससे इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। इस वक्त भी जो एमबीएस हैं सऊदी अरब के, वो कह रहे हैं कि जी मैं इसको यूरोप बना दूंगा 5 साल में। तो 5 साल में वो यूरोप कैसे बनाएंगे? वो यूरोपियंस की मदद से ही बनाएंगे। उनके अपने पास ऐसे लोग नहीं है ना कोई। अगर आप 100 यूनिवर्सिटीज देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज 100 अगर निकालिए, तो उनमें से एक भी इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमान ही दुनिया में है, और अगर देखा जाए तो बिलियन से ज्यादा ही है मेरे ख्याल है। और उसके बाद भी जो है कहा यह जाता है जी इस्लामोफोबिया फैल रहा है, जी मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। अरे यार, इस्लामिक आपको अगर ऐसा लगता है कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है और मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो ये एक एक घर में जो 8-8 10-10 बच्चे आप पैदा कर रहे हैं, उनके लिए आप कहाँ से खाना लाएंगे, कहाँ से तालीम लाएंगे, जो आप देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और फिर ये कह दिया जाता है कि जी इन पे बहुत जुल्म हो रहा है। भारत में भी जी जो कह लीजिए जो मुस्लिम्स हैं, उनके बारे में अक्सर यही बात की जाती है कि जी भारत जो है बहुत जुल्म करता है, अपनी यहाँ की माइनॉरिटी को दबा के रखा हुआ है, खासतौर पे मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती कि काम तो ये करते, मुझे दिखाई देते नहीं कोई खास। जो एजुकेशन है उसमें भी मुस्लिम्स पीछे हैं, तो क्या कोई रोक रहा है इनको तालीम हासिल करने से? कोई इनको बता रहा है कि नहीं, आपने जो है वो 8 बच्चे पैदा करने हैं, तो जाहिर अगर आप 8 बच्चे पैदा करेंगे तो फिर उसके बाद आप उनको एजुकेशन कैसे देंगे? तो ये चीजें जो है वो कोई भी नहीं सोच रहा। और उसके बाद आप देखिए कि सबसे ज्यादा, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं कोई इनके खिलाफ हूं या कोई इस किस्म की बात है, मैं खुद एक मुस्लिम हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई इनको सुधर जाना चाहिए। लेकिन इनको सुधारेगा कौन, पता नहीं। अब आप देखें कि जहां पर भी जो है वो सुसाइड अटैक्स होते हैं या किसी किस्म की ऐसी कोई हरकत होती है जिसमें कि लोगों की जाने जाए, वहां से एक तरह से ज्यादातर 90% मुस्लिम्स ही निकलते हैं। और फिर हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि क्या हाल है पाकिस्तान में, कि जब देखो जिसको देखो तो वो एक तरह से तलवार लेके, पुराने जमाने में निकलते थे, अब तो गन लेके निकलते हैं और लोगों को एक सेकंड में मार के और पहुंचा देते हैं ऊपर। और खुद का ख्याल ये होता है कि जिन्होंने मारा है जी, हम जो है ना, हमें जी 72 हूरें मिलने वाली हैं। लेकिन खैर, वो 72 हूरें भी एक अलग ही डिबेट है, और अभी तक तो किसी ने आके बताया भी नहीं है कि उनको मिली है या नहीं मिली है। लेकिन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला, हाफिज सईद पाकिस्तान में है,
मसूद अजहर पाकिस्तान में है, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में है, टीएलपी के लीडर पाकिस्तान में है, और इसी तरीके से टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या मतलब है? हमने तो नहीं बनाई, हमने बनाई है? अच्छा, वाकई में, सच्ची में, सही। वरना तो देखे ना, उनके तहरीक तालिबान इंग्लैंड होना चाहिए था, तहरीक तालिबान इंडिया होना चाहिए था, तहरीक तालिबान कुछ और नाम आगे किसी और कंट्री का जोड़ लेते, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन्होंने इसलिए रख लिया होगा क्योंकि हमसे प्यार बहुत है उन्हें, और यही वजह है कि बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान की आपको पता ही है कि हमारी डबल पॉलिसी है, लेकिन खैर बात मैं कर रही थी मुस्लिम वर्ल्ड की, कि जी मुस्लिम वर्ल्ड ने एजुकेशन के ऊपर कोई खास ध्यान दिया ही नहीं है, और यही वजह है कि उनको ये लगा कि ये ऑयल जो है तो आता ही रहेगा जी, कौन सी बड़ी बात है, बाकी काम के लिए हम दुनिया से लोग बुला लेंगे, खुद कुछ करने के काबिल नहीं है। और जिन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, या ऑयल नहीं है, या और दूसरे मिनरल्स नहीं है, या उसको वो नहीं डिस्कवर कर सके, नहीं वो उसको आगे की तरफ बढ़ सके उसमें, वहां पर अगर आप देखिए तो वहां पे ये हाफिज सईद और इस किस्म के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। उसामा बिन लादेन 10 साल हमारे यहाँ रहता रहा, आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहा। वैसे उसामा बिन लादेन से मुझे याद आया कि ये जाकिर नाइक आजकल कहाँ है। इन्होंने पाकिस्तान से जाने का अनाउंस तो कर दिया था कि जी जाकिर नाइक पाकिस्तान से चले गए, लेकिन उसके बाद वो कहाँ पहुंचे, किधर पहुंचे, कौन सी कंट्री में पहुंचे, वहां से कोई खैर खबर नहीं। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं अपने आप को उसी समय उसी वक्त अपडेट कर लूंगी। और बाकी जाहिर है कि जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हम फिर इसी किस्म के लोगों को, हाफिज सईद या इस किस्म के जो टेररिस्ट, जिनको के यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट कहा हुआ है, उनको हम पालते हैं और फिर उसके जरिए हम कमाते हैं। डबल डबल पॉलिसी हमेशा से रही है जी। पहले अफगानिस्तान के साथ रही थी कि अमेरिका से भी पैसे ले रहे थे, अफगानिस्तान में तालिबान का भी साथ दे रहे थे, फिर तालिबान को भी समझ आ गई और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को भी समझ आ गई, तो अब हमारा जो है वो डब्बा गोल हो गया। अब हमें अफगानिस्तान वाले जो हैं वो भी नहीं मान रहे, और अमेरिका वाले, अब तो जो बाइडन तो चले गए, अब आए हैं जी ट्रंप, और ट्रंप जो है वो पहले से ही आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने एक ऑफर जरूर कर दी है, और वो ये कि हम चाइना और अमेरिका के बीच में दोस्ती करवा सकते हैं। इस पे देखें ट्रंप की शक्ल कैसी हो रही है इस वक्त। लेकिन खैर ऐसा पाकिस्तान के बारे में मतलब एक खबर लगी हुई थी जी, पाकिस्तान ने ऑफर की है कि जी हम चाइना और अमेरिका के बीच में दोस्ती करा सकते हैं, यानी कि कुचिकू करा सकते हैं। लेकिन हम वो कुचिकू कैसे कराएंगे ये हमें नहीं पता है, इसलिए कि दोनों के हमने पैसे खा रखे हैं, और उसके बाद इस वक्त सबसे ज्यादा जिसे कहना चाहिए इंपॉर्टेंस हमारी ही है। ये पूरी दुनिया को भूल सकते हैं, अमेरिका भी भूल सकता है, चाइना भी भूल सकता है, लेकिन हम उनके दिल और दिमाग से नहीं निकलेंगे। उसकी वजह यही है कि अगर आपने किसी के दिल और दिमाग में रहना हो तो आप उससे पैसा ले लीजिए और फिर पैसा वापस मत कीजिए, या कह दीजिए कि जी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और उसके बाद गायब हो जाइए। तो फिर यही हाल जो है वो पाकिस्तान ने जो है इन दोनों कंट्रीज के साथ किया है। अब एक तरह से चाइना तो घुटनों पर आ चुका है, चाइना के बैंक जो है मैंने सुना है वो खाली हो गए हैं, चाइना के पास कोई पैसा वैसा नहीं रहा है, और अब वो जो है भारत के साथ दोस्ती यारी करने में इंटरेस्टेड है। तो मोदी जी एक तरफ तो हमारे 1 ट्रिलियन जो है वो तो आपके ऊपर यूं ही बन गए, क्योंकि हमने आपका एक दुश्मन जो है वो हमने इस जगह पे पहुंचा दिया कि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है सिवाय इसके कि वो आपके साथ थोड़ी सी दोस्ती कर ले, और बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको थोड़े दिनों के लिए सही, लेकिन ये कि उसको थोड़ा साइड पे कर दे। दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका से भी हमने अभी तक 26 बार जा चुके हैं, और अगर आप किसी पाकिस्तानी से ये कहना कि आपको शर्म नहीं आती, आप बार बार आईएमएफ चले जाते हैं, तो आपसे कहेगा ओ जी आईएमएफ का काम ही है, आपको पता है आईएमएफ से क्या बनता है, आपको नहीं पता आईएमएफ से क्या बनता है, तो फिर आप पूछा भी मत करें, इसलिए कि जी आईएमएफ तो पैसा देने के लिए बनी है, ये तो है ही वो कंपनी जो कि लोगों को लोन देती है, यानी कंट्रीज को लोन देती है, तो आप ऐसी बातें कर रही हैं। तो बिल्कुल ये सुनकर मुझे वाकई में अपने ऊपर बड़ा अफसोस होता है, और मैं कहती हूँ वाकई में मैं इतनी जाहिल हूँ कि मुझे यही नहीं पता कि भाई आईएमएफ जो है वो पैसा देने के लिए ही है। अब हम 26 बार लें या 126 बार लें, आईएमएफ को चाहिए कि हमें दे, और बिल्कुल हमें आंखें ना दिखाए। लेकिन साथ साथ ये भी बता दो फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ने वाली है, और अभी टीवी पर आ चुका है, शाम तक लगता है कि अनाउंस कर दिया जाएगा। डीजल की प्राइस भी बढ़ेगी, फ्यूल प्राइस भी बढ़ेगी, और मिट्टी के तेल की प्राइस भी है वो भी बढ़ने वाली है। यानी कि अब लोग जो है वो तैयार हो जाए, सीट बेल्ट अपनी बांध लें, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब मुझे लगता है बहुत जल्द मिनी बजट भी लेकर आने वाले। पहले जरा उनके भाई
یعنی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بھتیجی یعنی کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ سر سپاٹا کر کے واپس آ جائیں. پہلے وہ سوئٹزرلینڈ پہنچی تھی اور اب وہ انگلینڈ میں. اور یہاں پر جی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کی خبروں کو دبا دینے کے لیے، ہر طرح کی خبروں کو، ایک جو امپورٹنٹ نیوز ہیں پاکستان میں، جس طریقے سے کوئٹہ بلاسٹ ہو گیا یا اسی قسم کی اور دوسری نیوز جو ہیں کے علاوہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. پورا دن کلائمیٹ پہ اور انوائرمنٹ پہ بات ہوتی رہتی ہے. تو سمجھ جائیے اگر کسی خبر کو بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ کلائمیٹ انوائرمنٹ کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، بہت برا حال ہے لوگوں کا، لیکن آئی ایم ایف کا بھی تو بتائیے کہ آئی ایم ایف میں کیا چل رہا ہے، کوئٹہ بلاسٹ کا کیا ہوا وہ بھی تو بتائیے، اور باقی جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے وہ نہیں بتایا جا رہا، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ان باتوں کو چھپایا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں سے نکل کر یہ ریٹائرڈ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ سویلین اداروں میں لگتے چلے جا رہے ہیں، اور سویلین جو ہیں وہ خالی بیٹھے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. ان لوگوں کا کوئی علاج، ان لوگوں کا کوئی طریقہ ایسا نظر نہیں آ رہا جس سے یہ سدھریں یا جس سے یہ خیال کریں کہ جی پاکستان کا خیال رکھنا ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور دوبارہ ملیں گے. تھینک یو.